बताओ तो हमको। सर हमको डाउट है। हैं? सर हमको डाउट है। बोलो क्या डाउट? सर एपिथेलियम टिश्यू में सर एक लाइन नहीं समझ में आया था। क्या बताओ? लाइन बोले। बोलो बोलो। Cell of the lowermost layer rest on non-cellular basement membrane which separate it from an underlying connective tissue. देखो, कोई भी टिश्यू होता है उसका एक बेसमेंट लाइन होता है। ये हो गया उसका सेल, ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है। और ये जो लाइन है उसके नीचे जस्ट एक अंडरलाइन, मतलब एक लाइनिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसका काम क्या है? जिसका काम है ब्लड वेसल्स और इस टिश्यू के सेल्स को सेपरेट करना, बस यही है। ठीक है। एक और था बोलो सर स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का। क्या? They are loosely flatted like फ्लैट का tiles in मतलब क्या होता है? सर वो चपटा। चपटा लाइक स्ट्रक्चर है सेल का, बस। और क्या? सर एग्जाम्पल जो दिए सर टाइल्स इन मोज़ेक फ्लोर, सर समझ नहीं आया था। टाइल्स इन मोजाइक फ्लोर, देखो हम लोग जैसे टाइल्स वगैरह बिछाते हैं तो कैसे वो फ्लोर में दिखता है, मोजाइक फ्लोर में। कभी फुटपाथ पे देखो, कलरफुल पीला येलो ईटा से जो बना, उसी तरह से वो दिखता है। सर आज आप बोले तो टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेंगे? चलो यस सर, आप ठीक है। बोले सर सर दो दो सर बोले तो दो चीज बाकी है, उसको पढ़ा के टेस्ट लेंगे। कौन कौन सा चीज बाकी है बताओ? बोन और सर कटलेज? ये कार्टिलेज और सर बोन। बोन। ठीक है, चलो पहले इसको लिख लो, देन फिर हम लेंगे टेस्ट। तो बोन है, लिखोगे इट इज rigid and hard connective tissue. So it form the framework that supports the body it also supports the muscles and main organs of the body. The bone cells are called osteocytes. They are embedded in a hard matrix, a hard matrix which is composed of calcium and phosphorus.
each bone cell is enclosed in a small cavity called lacunae. In mammal bone, the osteocytes are present in concentric ring around the central canal called Haversian canal. Haversian canal. चलो देखो, पहला है समझना इसको। बोन जो होता है वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। और ये सपोर्ट करता है बॉडी के फ्रेमवर्क में, शेप एंड साइज में। और सर दूसरा, फ्रेमवर्क मतलब फ्रेमवर्क का मतलब एक डिजाइन होता है ना जी, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेमवर्क। तो एक तरह की ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, डिजाइन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, किसी भी एनिमल का शेप एंड साइज अगर उसमें हार्ड पार्ट है तो कहीं ना कहीं वो बोन है और वही उसका फ्रेमवर्क है, वही उसका बॉडी डिजाइन है। साथ साथ में बॉडी के अंदर में जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होता है उसको भी प्रोटेक्ट करता है कौन? बोन। जैसे हमारे बॉडी का में अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट हार्ड है और अंदर वाला पार्ट प्रोटेक्टेड होता है। लंग्स है, लंग्स के बाहर में चेस्ट बोन्स वगैरह प्रेजेंट होता है। इस तरह से बहुत सारा सॉफ्ट ऑर्गन है जो बोन उसको सपोर्ट करके रखता है, उसको बचा करके रखता है। ठीक है ना। अब देखो, बोन का जो सेल होता है, बोन के सेल्स को जिससे बोन बनता है उसको ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, जो कि सर क्या कैल्शियम बोलते हैं ऑस्टियो? ऑस्टियोसाइट। ठीक है, में आता है। ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, और वो ऑस्टियोसाइट्स जो सेल होता है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो उसको क्या बनाता है? हार्ड, आई मीन टफ बनाता है। क्योंकि देखो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर कैल्शियम का कमी हो जाता है तो बोन क्या होता है? सॉफ्ट होने लगेगा, वो हार्ड नहीं रहेगा। तो कैल्शियम और फास्फोरस के बनने के कारण बोन सेल्स जो होता है वो हार्ड कवरिंग या हार्ड पार्ट बनाता है। ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, बोन जो होता है वो एक कैविटी, बोन सेल्स जो होता है एक कैविटी में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैकुना। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? लैकुना। क्या बोलेंगे? लैकुना। अब अगर हम मैमलियन बोन, मतलब हम लोगों का जो बोन है उसकी बात करें तो उसमें एक कंसेंट्रिक रिंग होता है जिसको हैवर्सियन कैनाल बोलते हैं। उसका फिगर हम बता देते हैं, पहले इसको नोट कर लो फिर बता देंगे। कोई डाउट है? जो चीज नहीं समझना है पूछो। हाँ बोलो। सर सर फाइव लाइन में सर इम्पैडेड लिखे हैं। इम्बेडेड है, EMBEDDED, इम्बेडेड। कौन कौन सा सेल होता है? प्रोकैरियोटिक का ये कैरियोटिक। क्या क्या बोला? अरे बोलो, कुछ बोल रहे थे। नोट कर लिए? सर थोड़ा सा बाकी लास्ट लाइन। सर जल्दी। इन के बाद क्या लिखा है लास्ट लाइन में? मैमल्स है, इन मैमल्स, सॉरी इन मैमल्स मत लिखो, इन मैमेलियन लिखो, इन मैमेलियन बोन। सर ये बोन का नाम है। मैमेलियन बोन मतलब मैमल्स का मतलब क्या होता है? हम लोग मैमल्स में आते हैं, हम लोग का बोन के बारे में बता रहे हैं। जानवर तो बहुत है ना दुनिया में, सबका अलग अलग है। यस। हम लोग मैमेलियन बोन के बारे में बता रहे हैं।
सर बोन्स के बाद द क्या लिखे हैं कहाँ? सर सबसे लास्ट में? ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट। सर स्पेलिंग बोलिए ना सर ऑस्टियोसाइट का। इसके ऊपर भी ऑस्टियोसाइट्स है, इसका मतलब तुम ध्यान देता नहीं है। यहाँ पे है देखो ऑस्टियोसाइट, तुम पढ़ो लिखो मत घर में, बस यहाँ पे आ जाओ सामने और परेशान करो। बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ा करो तो समझ में आता ही नहीं है। यहाँ तो ऊपर सर लास्ट ऑस्टियोसाइट्स है कॉल्ड और के यहाँ बाद पे क्या है? क्या? सर स्मॉल कैविटी कॉल्ड। स्मॉल कैविटी कॉल्ड लैकुना है, LACUNA, लैकुना। हो गया? लास्ट लाइन क्या लिखे हैं बता दीजिए ना एक बार। कौन सा? ये वाला लाइन यस सर। लिखा हुआ है, इन मैमेलियन बोन द ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन कंसेंट्रिक रिंग अराउंड द सेंट्रल कैनाल कॉल्ड हैवर्सियन कैनाल। ठीक है, फिगर बनाएंगे तभी समझ में आएगा बाबू। देखो मेमेलियन बोन मतलब हम लोगों का जो बोन होता है उसका जो सेल है उसके चारों तरफ एक कंसेंट्रिक रिंग है और उसी रिंग को हम लोग हैवर्सियन कैनाल बोलते हैं। ठीक है, यस सर। चलो हो जाएगा तो बताना, फिर फिगर बनाएंगे। यस सर। हो गया ना? सर हाँ बोलो। सेंट्रल सर लास्ट में सेंट्रल के बाद क्या लिखे हैं? सेंट्रल कैनाल है कॉल्ड हैवर्सियन कैनाल। सर क्या लिखे हैं? कॉल्ड हैवर्सियन कैनाल। चलो देखो, ये है। अब इस तरह से इसमें होता है। सर कनाल का हिंदी का क्या होता है सर? कैनाल का मतलब कैविटी, छोटा सा जगह को बोलते हैं कैनाल में। तुम्हारे बुक्स में भी, एनसीईआरटी बुक में ये फिगर है, देखो कहाँ पे बताओ तो। सर नहीं दिया हुआ है। हो ही नहीं सकता था, पुराना बुक था तुम्हारा। नया बुक में तो है, हम देखे हैं ये फिगर तुम्हारे, ये तो बना रहे हैं। एनसीईआरटी में जो चीज दिया है उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वहां से क्वेश्चन रहेगा। थ्योरी में नहीं है, फिगर में है, पता चलेगा। बोलोगे सर लास्ट में, सर आपको बताया ही नहीं। यही होता है हैवर्सियन कैनाल। ठीक है ना, इसी तरह का बना हुआ रहेगा सब जगह। ठीक है, तो यहाँ का बीच का पार्ट और इसी तरह दूसरे जगह का पार्ट को हम लोग बोल देते हैं, बीच के पार्ट को हैवर्सियन कैनाल। ठीक है, ये है फिगर, देखो तुम लोग एनसीईआरटी में, इसको बोला जाता है कैनाली पुली। कैनाली पुली बोला जाता है। और लैकुनिक कंटेंट इसको बोलते हैं लैकुना कंटेन ओस्टियोसाइट।
ये चीज है ना, ठीक है, यही है। अब इसी तरह का फिगर सपोज है, चलो हम छोटा सा बनाते हैं समझाने के लिए। ये मान लो है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट के बीच के जो है, इसी को हेवरसियन कैनाल बोला जाता है, समझे। ये एक फिगर बना हुआ है, देखो कहीं एनसीईआरटी में है, कंफर्म न्यू एनसीईआरटी होगा तो होगा, क्योंकि कुछ कुछ चेंज हुआ है फिगर वगैरह में पहले के मुकाबले, ठीक है। चलो नोट करो सर इसको। इधर क्या लिखे हैं? हाँ, इसको लैकुना कंटेन ऑस्टियोसाइट और ये कैनालिकुली, कैनालिकुली। सर ये डायग्राम टिश्यू में ही है ना सर? टिश्यू में ही है, एनसीईआरटी में है, टिश्यू में है, न्यू बुक होगा तो यस होगा। सर है। छोटा सा है इसमें, हमको पता है। चलो हो गया, मिटा दें। यस सर। चलो अब बचा है कार्टिलेज, कोई बता देते, समझ में आ गया, कोई दिक्कत डाउट है? नो सर। चलो ठीक। चलो नेक्स्ट है कार्टिलेज। देखो कार्टिलेज जो होता है बोन का ही एक टाइप है, बट वो हार्ड है और ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। इसका काम होता है शेप ऑफ बॉडी पार्ट, टू मेंटेन शेप ऑफ बॉडी पार्ट, बस इतना ध्यान रखना। ये बॉडी का जो कुछ पार्ट्स है ऑर्गन, उसके शेप को मेंटेन करता है। जैसे देखो ईयर वाला पार्ट, ये देखो कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है, ये हार्ड नहीं होता है, इसको हम लोग मोड़ सकते हैं। नोज वाला पार्ट है, ठीक है, इस तरह से जो है इसी को बोला जाता है कार्टिलेज। कार्टिलेज और बोन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि बोन में जो होता है ब्लड वेसल्स होता है, कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो सर चलो सर फिश तो पूरा बैंड हो जाता है। है, हाँ, तो जो फीस बैंड होगा वो कार्टिलेजनस होगा, जो नहीं हो पाएगा वो तुम्हारा बोनी फिश होगा। को पढ़ाते हैं सर? इट कंसिस्ट ऑफ, क्या बोले? सर आप जो अभी लिखवा रहे हैं सर, वो एनसीईआरटी बुक से लिखवा रहे हैं? हाँ बाबू, impregnated with protein and sugar, with protein and sugar. Cartilaginous cells are present in fluid-filled space called lacunae. Called lacunae. It helps in it smoothens bone surface at joint. It provides shape of body part and flexibility. Flexibility. It is present. It is present in larynx, सर सेकंड में कॉल्ड के बाद लकूना लिखे हैं। lacuna, हाँ, trachea, at the end of bone, nose, and between
रीप एंड स्टर्नम, पिन्ना, etc. चलो नोट कर लो, इसको हो गया। सर हाँ बोलो। सर थर्ड पार्ट में क्या लिखे हैं बोन के बाद? सरफेस एट ज्वाइंट, बोन सरफेस एट ज्वाइंट। चलो नोट करो इसको। हो गया? सर लास्ट लाइन बाकी है। जल्दी, बहुत। सर लर्नेक्स के बाद टर्ची लिखे हैं। क्या? लेरिंग्स है, ट्रैकिया है, LARYNX, लेरिंग्स है, ट्रैकिया है। हो गया सबका? बताएं। सर सेकंड लाइन का मतलब से बता दीजिए। कौन सा सेकंड लाइन? सर सॉरी लास्ट लाइन। लास्ट लाइन कौन सा? ना बोलो ना, वर्ड्स वगैरह बोलो। सर मतलब पूछ रहे हैं, इट इज प्रेजेंट इन। अरे ये बॉडी के पार्ट का नाम है, ये लैरिंग्स है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया ये गला वाला पार्ट बोलते हैं, लैरिंग्स जिससे बोलते हैं। एट द एंड ऑफ बोन, दो बोन के लास्ट वाले पार्ट में होता है। ये तो नाम है। नोज, रिब्स, रिब्स का मतलब होता है चेस्ट का बोन को रिब्स बोलते हैं। स्टर्नम, पिन्ना, पिन्ना ये वाला पार्ट को बात बोलते हैं। ये सब तो बॉडी पार्ट का नाम है, ठीक है। हमें बताना है बस, यहाँ पे ही इस तरह का कार्टिलेजेस वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है। चलो ये चैप्टर खत्म हो गया। चलो अब ये बताओ कि तुम स्टर्नम लोग, के बाद क्या लिखे हैं? स्टर्नम का पिन्ना है। सर तुम लोग वो ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? पिन्ना नोज के ईयर, ईयर को ही बोलते हैं। एक्सटर्नल ईयर इज अ पिन्ना। और सर रिब्स? रीव का मतलब क्या होता है बताओ? अब ये सब चीजें तुमको बताना पड़ेगा। नया नया चीज सीख रहा है क्या तुम? ये तो बचपन में ही तुम पढ़ा होगा। रीव का मतलब होता है चेस्ट। रिब बोन इज अ चेस्ट बोन। चलो जो चीज तुमको नहीं समझ में आता है बॉडी पार्ट का नाम, उसको सर्जरी का भी सवाल कर लिया करो, ठीक है। तो वो वहां से हेल्प हो जाएगा, समझे। वैसे रिब्स वगैरह वो छोटा सा चीज था। स्टर्नम है, स्टर्नम अलग चीज है। तो स्टर्नम जो होता है वो छोटा सा बोन होता है, चेस्ट बोन बोलते हैं उसको, ठीक है। वो प्रेजेंट है, चेस्ट में ही प्रेजेंट होता है, तो चेस्ट बोन बोलते हैं। तो वो चीज है, समझ में आया? हाँ बोलो। of the following tissue had a dead cell? नहीं समझ में आया, क्या बोला? Which of the following tissue had dead cell? जाइलम फ्लोएम। क्या बोले सर आंसर? जाइलम फ्लोएम मेंशन कुछ किया है वहां पे, प्लांट हो सर या एनिमल? सर जाइलम फ्लोएम में तो सर जाइलम में भी तो जाइलम फाइबर ना डेड रहता है।
सब डेड रहता है। सर जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ के सब डेड रहता है। सर आप तो लिखवाएं सर, जाइलम में तो जाइलम फाइबर डेड रहता है सर। जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है, बाकी बात सब डेड है। फ्लोएम में सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड है, बाकी बात सब लिविंग है। यही तो हम लिखाए होंगे। यस सर। और बोलो। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर बताओ कौन सा स्टार्ट किया जाए। तुम लोग का पोर्शन वगैरह कुछ मिला है? नो सर, बायो में सर एक ही चैप्टर आ रहा है। आ रहा है, ठीक है, तो क्या स्टार्ट किया जाए? सर आप टेस्ट नहीं लेंगे? टेस्ट लेंगे। मैं सोच ले पहले कौन सा सजेस्ट कर ले, कौन सा स्टार्ट करे। डाइवर्जिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्जिंग है सर डाइवर्सिटी है सर। चलो तुम ही बताओ पहला क्वेश्चन, ठीक है। कौन ऐसा मसल सेल्स है, ठीक, जो हमारे विल से कंट्रोल होता है? बताओ। सर फिर से बोलिए सर। कौन ऐसा मसल सेल है जो हमारे विल से कंट्रोल होता है? पेज वेज मत पलटो, याद किया तो बताओ। पूछने का मतलब ये नहीं कि पेज पलट के आंसर दो। सर विल से? हाँ। सर नहीं पता। नहीं पता, बताओ कोई। वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, एग्जाम्पल कुछ बता दो। टंग, फेरेंक्स, टिप ऑफ ओएसोफेगस, फिर बॉडी वॉल्स और लिम्स मसल्स। बॉडी वॉल जो होगा तो वो वॉलेंट्री में आएगा। No sir, legs and hands. हाँ ठीक है, गुड। और बताओ। बॉडी वॉल में स्टमक का वाल आ गया तो क्या उसको हम रोक सर सकते हैं? टिप ऑफ ओइसोफेगस। टिप ऑफ ओएसोफेगस। टिप ऑफ ओएसोफेगस कहाँ पे होता है बताओ तो? ओएसोफेगस किसको बोलते हैं बताओ तो? सर ओइसोफेगस सर फूड पाइप को बोलते हैं सर। तो क्या होता है उससे? सर खाना सर, कोई भी फूड सर जाता है अंदर, फूड वाटर। अच्छा, चलो चलो आदित्य बताओ तुम, आरबीसी का फंक्शन बता दो क्या होता है? सर क्या बोले सर? आरबीसी का फंक्शन बता दो क्या होता है? सर आरबीसी सर रेड ब्लड सेल है। क्या फंक्शन क्या होता है इसका? आरबीसी कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लास्ट बता दो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू? सर प्लांट टिश्यू से सर थोड़ा पूछिए ना सर, क्योंकि सर एनिमल टिश्यू उतना नहीं पढ़े हैं। और सिर्फ प्लांट टिश्यू पढ़ा है? यस सर, ज्यादा एनिमल सेल नहीं पढ़ पाए सर। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो एक पैरेन्काइमा टिश्यू का फंक्शन बता दो। पैरेन्काइमा टिश्यू का फंक्शन? हाँ 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 हाँ। सर वो सर वो फूड स्टोर करता है, और सर वो प्रोटेक्ट सपोर्ट देता है सर प्लांट को, और सर उसी से फोटोसिंथेसिस, सर उसी से फूड बनता है सर। इस पैरेन्काइमा फूड सिंथेसिस करने में हेल्प करेगा? यस सर, फूड बनाने में सर, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है क्यों सर। क्यों 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 क्या क्योंकि रीजन? सर उसके पास कॉलन कायमा होता है जो कंटेन करता है क्लोरोफिल। अच्छा,
चलो, अगर अरेनकाइमा का बारे में बात किए तो अरेनकाइमा क्या करता है बताओ? सर एरेनकाइमा एक्वाटिक प्लांट में रहता है। तो क्या करता है वो? सर वो स्पेस बनाता है सर, एयर स्पेस। अच्छा, क्या होता है उसको बताओ ना, एयर स्पेस सर बना के क्या? सर उसके कारण सर वाटर का ग्रोथ हो पाता है। सर मतलब वाटर का ग्रोथ? यस सर, सर ज्यादा वाटर फिट ये सेल के बीच में आ पाता है। उससे क्या फायदा है बताओ तो? पानी मान लो उसके बीच में आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन फायदा बता दो। सर उससे फ्लोट करता है। एक तो फंक्शन है, अरेनकाइमा होगा तो एयर कैविटी होगा, एयर कैविटी होगा तो एयर आएगा या गैसेस आएगा, और आएगा तो बियॉन्ड की मतलब फ्लोट करेगा, सिंपल है। ठीक है, चलो बताओ आदित्य, तुम ही बताओ, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या काम है? पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिफाइन करो तो, व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? बोलो, इसके अलावा कोई आंसर करो। शुभम, आर्यन, अर्चना, प्रतीक। चलो ठीक है, पढ़ के आओ बाबू तुम लोग, ठीक है, टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं। बताओ नेक्स्ट क्या स्टार्ट किया जाए? सर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज सर हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर सर है। मेरा आंसर सही नहीं था क्या? क्या, कौन सा? सर अभी जो हम बोल रहे थे, क्या बोला तुम? कुछ बोला ही नहीं। सर अलाइव रहता है सर, सर जो जो बोले अभी। नहीं सुनाई हमको, कुछ भी नहीं दिया, आवाज नहीं आया। ओ सर, सर पर हम बोले थे क्या क्या बोला था बताओ? सर, माइक बंद हो गया होगा। अच्छा बताओ ना, क्या क्या बोला था? सर कि सर सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सर लिविंग सेल रहता है सर, बहुत एक्टिव रहता है। सर उसका सेल वॉल सेलुलोज से बना रहता है सर। उसके पास डेंस ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म रहता है सर। उसके पास लार्ज न्यूक्लियस और प्रोमिनेंट रहता है सर उसका न्यूक्लियस। और सर उसके पास वेल सर उसका वो सर डेफिनाइट डिवाइडिंग करते रहता है सर। अच्छा और सर वो अपेक्स पार्ट में पाया जाता है, रूट और स्टीम में। अच्छा, ठीक है, चलो अगर तुम डिफरेंस बता दो तो मैथमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू का। सर मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू हम्म का सर, डिफरेंस बताना है, ये तो तुम, चलो ठीक है। सर डिफरेंस सर बता रहे सर, परमानेंट टिश्यू या तो सर कंप्लीटली ग्रो स्टॉप्ड हो जाता है कंप्लीटली सर ग्रोथ करते करते, या फिर चलते ही रहता है सर उसका ग्रोथ। नहीं ऐसा तो नहीं, परमानेंट टिश्यू और मैथमेटिक टिश्यू में डिफरेंस क्या होगा? सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही ग्रोथ से परमानेंट टिश्यू का ग्रोथ होता है। हाँ ठीक है, लेकिन कैसे डिफरेंसेस तो बताना होगा ना। वो तो ठीक है, समझ गया कि मैथमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, सही बोल रहे हो तुम, ठीक है, बट डिफरेंसेस क्या होना चाहिए? बोले। सर मेरिस्मेटिक टिश्यूज कैपेबल ऑफ डिवीजन होता है और परमानेंट टिश्यूज नॉन कैपेबल होता है। यही डिवीजन होता है और यही डिफरेंसेस होता है।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल होता है वो कभी भी स्टॉप नहीं करेगा। किस चीज का स्टॉपिंग? डिवाइडिंग कैपेसिटी का स्टॉप नहीं करता है, परमानेंट का स्टॉप करता है। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल जो है अगर डिवाइडिंग कैपेसिटी अपना रोक दिया, वो ऑलरेडी परमानेंट में चला गया, मतलब परमानेंट ऑलरेडी वो कहलाने लगता है। सर बस हम ये भी तो वही बोले थे सर पहले। तुम क्या बोला था वो बताओ तो। सर हम बोले थे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अलाइव रहता है सर, और सर परमानेंट टिश्यू या तो डिवाइड करते या रहता है, या फिर या तो कम्प्लीटली स्टॉप्ड हो जाता है, या फिर तो तो या डिवाइड तो करते रहता क्यों जोड़ रहा है तुम परमानेंट में? परमानेंट में होता ही नहीं डिवीजन ना, या क्यों जोड़ रहे हो? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑलवेज डिवीजन होगा, परमानेंट कभी भी डिवाइड नहीं करेगा, उसमें या तो का बात ही नहीं है। तो स्टॉप मतलब स्टॉप, तो थोड़ा सा क्लियर होके बोलोगे ताकि अच्छे से अगले का समझ गया, यही चीज है। तुम या तो बोल रहे हो कि वो स्टॉप हो जाएगा या तो ग्रोथ करते ही रहेगा, ऐसे थोड़ा होता है। सिर्फ और सिर्फ स्टॉप होगा, ग्रोथ करेगा ही नहीं, डिवाइडिंग होगा ही नहीं उसका। समझ में आया? यही चीज है। है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। चलो आज थोड़ा सा हम लोग कहानी से स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग को कुछ समझ में आए कि आखिर क्यों फूड के रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने का जरूरत पड़ गया। ठीक है, चलो सर क्या बोले सर? हम लोग का आज का जो नया चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज है। ठीक है, मतलब कि आज हम लोग इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे कि आखिर कैसे फूड के रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने का जरूरत पड़ा, या फिर ऐसा डिमांड क्यों हुआ कि भाई इम्प्रूव करना पड़ेगा, ये चीज है। और कौन कौन सा तरीका अपनाएंगे ताकि इम्प्रूव होगा, कौन कौन सा तरीका अपनाएंगे ताकि उसको बचा सके, कौन कौन सा तरीका अपना के उसको रखा जा सकता है, ये सारे टॉपिक पे हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे। बट आज हम लोग समझेंगे कि आखिर फूड के रिसोर्स को इम्प्रूव करने का क्यों जरूरत पड़ गया। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग कुछ चीज समझ लेते हैं जो हम लोग के चारों तरफ हो रहा है, तब खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर इम्प्रूवमेंट करने का जरूरत क्यों पड़ा। क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत बड़ा इवोल्यूशन हुआ है, बहुत बड़ा मतलब रिसर्च या फिर बोल सकते हो बहुत बड़ा बदलाव आया है, ताकि आज हम लोग को फूड सही से अवेलेबल हो पा रहा है। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट में ध्यान रखना कि फूड के रिसोर्स को इम्प्रूव करने का इसीलिए जरूरत पड़ रहा है क्योंकि इतना ज्यादा ओवर पॉपुलेशन हो चुका है इंडिया का कि फूड अवेलेबल कराना पड़ेगा। अब समझना कैसे, देखो पहले हम एक एरिया ले लेते हैं, इस एरिया में पहले हाफ हाफ बांट दिए, एक पार्ट दो पार्ट। एक पार्ट में आदमी लोग रह रहा था, यहाँ पे एनिमल्स है या फिर पर्सन हम ले लेते हैं, वो लोग रह रहा था, और एक भाग में एग्रीकल्चर कर रहा था, मतलब अपने खाने के लिए खेती बाड़ी कर रहा था, फूड को डेवलप करा रहा था, कल्टीवेट करा था। लेकिन मान लो ये 2010 की बात है, 2010 की बात है, ये जो एरिया ए है इसमें 1000 पर्सन है, लेकिन अब इसी एरिया में 2000 पर्सन हो गया। 2000 पर्सन हो जाने से, मान लो ये 2010 का डाटा है, हम 2020 का डाटा लेके अगर चलते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं कि 2020 में ये वहां पे उस एरिया में 2000 पर्सन हो गया, मतलब सीधा डबल हो गया। इससे होने से क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर एरिया है वो एग्रीकल्चर एरिया आधा ऑक्युपाई हो गया रहने के लिए, और बचा हमारे पास मात्र 50%। मतलब पहले जो 100% एग्रीकल्चर के लिए था वो घट के 50% हो गया, क्योंकि वो 50% अलग पर्सन को ऑक्युपाई किया अपने रहने के लिए। मतलब कोई भी आदमी रह रहा है तो उसको रहने के लिए घर चाहिए, घर के लिए जमीन चाहिए, तो जमीन है कहाँ? है ही नहीं, तो जमीन कहाँ से लाएगा? तो एग्रीकल्चर एरिया को ही जमीन बनाने वाला है रहने के लिए। तो देखो 10 साल के बाद जमीन कम हो गया, लेकिन फूड का सप्लाई का डिमांड बढ़ गया। पहले 50% वाले एरिया में आराम से 1000 आदमी खाता था, अब वो 50% और घट के कम हो गया, और
आदमी भी बढ़ गया तो जमीन कम और उपजाना या फिर अनाज उगाना ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तब साइंटिस्ट के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया कि इतना ज्यादा पॉपुलेशन हो गया है बट एग्रीकल्चर लैंड एरिया कम है, खेती बाड़ी का जो जमीन है कम हो रहा है, उसके सबका माइक बंद हो। सर आपका वीडियो ऑफ हो गया। सर आपका वीडियो ऑडियो बंद हो गया। हाँ हेलो। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस हाँ, देखो तो अब हम क्या बता रहे थे कि साइंटिस्ट लोगों के सामने, गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया कि हमारे पास जमीन घट रहा है, फूड सप्लाई बढ़ रहा है, तो क्या किया जाए भाई? तो सोचा कि नहीं, फूड का जो रिसोर्स है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। कैसे इम्प्रूव करेंगे? तो उसके लिए पहले ये सोचा कि जितने भी प्लांट प्रोडक्ट हैं, जितना भी हम लोग, बस वेजिटेरियन समझ लो, वैसे नॉन वेज के में बाद में जाएंगे, वेजिटेरियन जितने भी हैं उसको हम लोग को बचाना है। पहले हम 50% वाले जमीन में जब हम अपना खेती बाड़ी करते थे तो उसमें कुछ खराब हो जाता था, अब तो जमीन भी कम है और खराब हुआ तो और लॉस होगा, तो खराब होने से बचाना पड़ेगा, इसका प्रोडक्शन का कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, उसको टॉलरेंस एबिलिटी। अभी का टमाटर तुम खाओगे, ले जाओ घर से, मतलब दुकान से, तो 10-12 दिन रह जाता ना, कोई दिक्कत होता है नहीं। तो वो इम्प्रूव किया हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले का टमाटर 3 दिन में खराब होता था, अब 10 दिन में खराब हो रहा है। तो टाइम पीरियड बढ़ गया तो यूज बढ़ गया, यूज बढ़ गया तो उसका जो खराब होने का कैपेसिटी है घट गया, जिसके कारण फूड अवेलेबल हो रहा है। सबसे ज्यादा तो फूड सर फिर खराब से होने बताइए से। सर, समझ नहीं आया सर फिर से। अरे सिंपल सा चीज है, फूड का क्वालिटी को बढ़ाना है, समझा? अभी सर। तुम टमाटर लेके जाओगे घर पे तो 10 दिन उसको रख के खा लोगे, लेकिन पहले का टमाटर जो था, इवन अभी भी देखना सीजनेबल टमाटर बोलता है, देसी टमाटर खाना चाहिए, अच्छा होता है। देसी टमाटर खाने से क्या फायदा है? ठीक है, न्यूट्रिएंट वगैरह मिलेगा, लेकिन चलानी टमाटर भी जो हम लोग खाते हैं उससे भी हम लोग को फायदा है, ऐसा नहीं उससे घाटा है, फायदा वहां भी है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक 10 दिन रह जाता तो उसको 10 दिन रख के यूज कर सकते हैं, खराब कम होने लगा, टाइम पीरियड बढ़ गया, तो ये क्या हो गया? फूड का इंप्रूव कर दिए कि भाई 3 दिन में जो खराब होने वाला था 10 दिन में अब होगा, तो 10 दिन में यूज आ जाएगा। नहीं तो पता चल रहा कि हाँ 10 किलो हम टमाटर लाए, 5 किलो 3 दिन में खराब हो गया, 5 किलो ही यूज हो पाए, 5 किलो खराब हो गया, फेंका गया, तो उससे फूड का कम ही हो सकता था, लेकिन उसके फूड में इंप्रूव कर दिया तो 10 दिन तक रख के अब हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस, इसी तरह का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। समझ में आया? बोलो को डाउट? बस एक टमाटर का एग्जांपल लेके बताया तुमको, अभी है सर बहुत। टमाटर 10 दिन तक कैसे नहीं खराब होता है सर? कहाँ खराब होता है? सर कैसे नहीं खराब होता है, क्या सर? क्योंकि उसको इम्प्रूव किया गया है, उसके क्वालिटी को इम्प्रूव किया है कि वो जल्दी खराब ना हो, ताकि खराब हो जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा ना, खराब नहीं होगा तो हम लोग यूज कर पाएंगे। क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, आदमी ज्यादा है, फूड का अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो यही सब प्रोसेस को ना बोलते हैं हम लोग इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। ये तो वेज का बात हो गया। नॉन वेज में चले आओ। नॉन वेज में अभी के टाइम पे अंडा 1000 पीस चाहिए तुमको, मिल जाएगा दुकान में, मिल जाएगा आराम से। 100 क्विंटल चाहिए चिकन, मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन 20 साल पहले, 25 साल पहले की बात करो, 30 साल पहले की बात करो, क्या हो रहा था वहां पे? एक दिन में एक ही अंडा मिल रहा है, देसी अंडा जो बोलते हैं, देसी अंडा के नाम पे लूट लेता है दुकानदार, छोड़ो वो अलग बात है। लेकिन अगर अंडा खाना है, मान लो 50 आदमी, हमको एक दिन में चाहिए, अभी मिल जाएगा, लेकिन पहले मिलता था नहीं। तो पहले क्यों नहीं मिलता था, अभी मिल रहा है? क्योंकि अभी उसको इम्प्रूव किया गया, वैसा टेक्नोलॉजी लाया गया ताकि उसको और ज्यादा बनाया जा सके। तो यही प्रोसेस क्या कहला जाता है? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। क्योंकि खाना को तो अवेलेबल कराना ही पड़ेगा,
अगर खाना नहीं मिलेगा तो क्या हम लोग सर्वाइव करेंगे? बताओ, नहीं कर पाएंगे। नो सर। साइंटिस्ट के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि सबसे पहले फूड को इम्प्रूव करो, तो किस किस चीज में इम्प्रूव किया? उसका क्वालिटी में इम्प्रूव कर दिया, उसका न्यूट्रिएंट में इम्प्रूव कर दिया, उसका वाइडर एडाप्टेबिलिटी बढ़ा दिया, स्ट्रेस कंडीशन से बचाने लगा। अब जल्दी बीमार पड़ जाता था पहले प्लांट, अब बीमार नहीं पड़ता है। यही सब चीज के मेथड को बोलता है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल प्रोडक्ट हो। बोलो, कोई दिक्कत? समझ में आया क्यों बढ़ाया गया इम्प्रूवमेंट? यस क्यों किया सर। गया? मिल्क का समझ भी में? एग्जांपल लीजिए ना सर। क्या? सर मिल्क का एग्जांपल लेके बताइए ना सर। मिल्क का एग्जांपल में है ना, देखो अभी सुधा दूध मिलता है, मेघा दूध मिलता है, वो पास्चराइजेशन होता है, ठीक है। पहले का दूध देखो, अभी मिल्क तो देखो बहुत तरह का दूध आता है, कोई क्रीम होता है, फुल क्रीम, हाफ क्रीम, टोन दूध, नॉर्मल दूध, सब तरह का दूध होता है, ठीक है। मेन पर्पस फूड का क्या है? वो लाइफ सर्वाइविंग एक एलिमेंट है, एक मटेरियल है। तो क्या चाहिए बॉडी को, उसके लिए इम्प्रूव किया गया। इतना ज्यादा देखो, दूध कोई आर्टिफिशियल नहीं बनाता है, लेकिन कुछ ऐसा मिल्क है जिसमें न्यूट्रिएंट कमी है, वो दूध कोई काम नहीं आने वाला है, तो उसमें न्यूट्रिएंट को ऐड करके फिर बेचा जा रहा है, जो पैक्ड दूध हम लोग पीते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से बहुत सारा प्रोसेस है जो फूड के रिसोर्स को इम्प्रूव किया गया ताकि फूड का अवेलेबिलिटी सही से हो पाए। समझ में आया ये चीज? सर मिल्क वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन है जी पगला, मिल्क चढ़ता है ना भगवान जी को। सर भगवान जी को चढ़ता तो सर वेजिटेरियन कैसे हो गया सर? लो, तो नॉनवेज चढ़ाता है क्या भगवान को? नो सर। तो फिर मिल्क और फार्म चिकन इज अ वेजिटेरियन। अब तुम बोलोगे कि सर कैसे? बताओ कैसे फार्म एक को वेजिटेरियन बोलते हैं? सर फार्म चिकन को। फार्म एग बाबू, चिकन एग। फार्म एग को वेजिटेरियन बोला जाता है, साइंटिफिक प्रूफ है। बोलो कैसे? पर वो तो सर एनिमल से आया है। तो दूध कहाँ से, प्लांट से आता है? नो सर। तो फिर कोई सर बता नहीं। इसका लॉजिक? नहीं पता? देखो, मतलब अब घर में मत बोलने लगना ये सब बात, सावन चल रहा है, मार पिटा जाएगा, फिर बोलना सारा समझाए, फिर हमको ही डांट खिलवाएगा तुम लोग। बट होता है साइंटिफिक रीजन। देखो होता क्या है कि नॉन वेज जो होता है वो फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट है। कोई भी नॉन वेज पार्ट इज अ फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट, मतलब दो चीज के मिलने से जो बनता है वो फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट कहलाता है। फर्टिलाइजेशन समझ रहे हो ना? ठीक है, Yes. पढ़े हुए एट में। तो मिल्क इज अ नॉट फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट और एग, फार्म एग इज अ नॉट फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट। वैसा वेराइटी का ही हैन को डेवलप कर दिया जाता है ताकि वो अंडा दे ही रहा, एग देते ही रहता है। समझे? तो फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट रहेगा तो, लेकिन देसी एग जो होता है, जो नॉर्मल जो गांव देहात में मिलता है एक दिन में एक अंडा वाला, वो प्योर नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि वो फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट हो जाता है। इसलिए नॉन फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट इज अ नॉट अ नॉन वेजिटेरियन, इट इज अ वेजिटेरियन। ठीक है? तो फार्म एग और मिल्क, जो वो मिल्क तो वेजिटेरियन है, सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्टिलाइज्ड एग जो रहेगा तो वो नॉन फर्टिलाइज्ड एग इज वेजिटेरियन। तो फार्म जो एग होता है वो नॉन फर्टिलाइज्ड है। ठीक है? क्यों? क्योंकि वैसा वेराइटी का ही हैन को बना दिया गया है, हैन को ही बना दिया वैसा कि भाई तुम एग देते रहो। ठीक है? हैन दो टाइप का होता है, फार्म चिकन जो खाते हैं दो टाइप का होता है। तो सर फार्म चिकन भी सर नॉन वेजिटेरियन होगा? नहीं, चिकन जो है वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। समझो यहाँ पे दो टाइप का हैन का वेराइटी है। एक है बॉयलर जो खाने के काम आता है, और एक होता है लेयर जो एग लेइंग के काम आता है। एग लेइंग मतलब अंडा देने के काम आता है। तो जो हम लोग खाते हैं दिस इज अ बॉयलर टाइप, और जो हम लोग नहीं एग जो करता है उसको दिस इज अ लेयर टाइप। समझ में आया ये चीज? यस। हाँ, आप समझे? यस। समझे? अब देखो, इसी तरह से फूड रिसोर्सेस को इम्प्रूव करने का सिंपल सा क्या जरूरत पड़ गया कि नहीं,
भाई इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, इतना ज्यादा आबादी है, उसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे? तो फूड का ही रिसोर्स को बढ़ा दो। आज के डेट में वैरायटी वैरायटी चावल मिलेगा, वैरायटी वैरायटी गेहूं मिल जाता है, ठीक है। फूड रिसोर्सेस में आज हम लोग कितना, देखो मछली पालन किया जाता है, फिशरी क्यों किया जाता है? क्योंकि खाना मतलब फूड को अवेलेबल कराना, तो मछली भी तो खाने का काम आता है, तो मछली भी एज सर ए फूड हम प्राउन लोग यूज को करते भी सर क्या? सर प्राउन भी पालन होता है। प्राउन इज नॉट अ फिश, वो हम लोग कीड़ा है। वो प्राउन को एग्जैक्टली हम लोग कीड़ा कहते हैं, वो कीड़ा खाता है। प्राउन क्या है? इंसेक्ट है। प्राउन कभी भी फिश में नहीं आता है, ठीक सर है। सर सर वो नहीं बोले सर, सर बोल रहे प्राउन को भी सर पालन किया जाता है। हाँ, प्राउन कल्चरिंग सबका होता है, जितना भी खाने का चीज सबका कल्चरिंग होने लगा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हैन है, डक है, पीग है, उसके बाद भी हैन, ये उसके बाद फिर तुम्हारा पीजन वगैरह भी बहुत कोई खाते हैं, ठीक है। बर्ड्स में पीजन को भी खाया जाता है। सर सांप हैं? भी खाया जाता है, सर स्नेक भी खाया जाता है। वो इंडिया में नहीं खाता। इंडिया का बात करो बाबू, इंडिया के बाहर बहुत कुछ खाया जाता है, उतना तो सर देखोगे तो। इंडिया में सर पिग कहाँ खाया जाता है? क्या? सर इंडिया में पिग कहाँ खाया जाता है? पिग खाया नहीं जाता है? अरे पॉर्क क्या होता है? पॉर्क इंडिया में बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, बहुत बड़े बड़े जगह में पिग मिलता है, खाया जाता है, ठीक है। पिग खाया जाता है यहाँ पे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो ब्लैक पिग होता है वो कभी भी खाने के लिए यूज नहीं होता है, उसके लिए फार्मिंग किया जाता है, वो व्हाइट पिग होता है। कभी सर्च करना नेट पे, व्हाइट और ब्लैक पिग में डिफरेंस है। सर पिंक पिग ना? अरे वही व्हाइट पिग ही होता है जी। पिग क्या होता है? पिंक तो हमको नहीं पता, व्हाइट पिग ही होता है। व्हाइट पिग फार्मिंग सर की। ब्लैक पिग क्यों नहीं खाया जाता सर? ब्लैक पिग नहीं खा सकते ना, क्योंकि उसका जो वो उसका बॉडी का जो फ्लैश है वो हम लोग के लिए सही नहीं है, वो पॉइजनस हो जाएगा हम लोग के लिए। खाने वाले खाते हैं, ऐसा नहीं है। इवन झारखंड में ही बहुत लोग जो ट्राइबल पीपल्स है वो लोग खाते हैं, चूहा भी खाते हैं, खा लेते हैं। बट नॉर्मली इन फार्मिंग की बात कर रहा है तो व्हाइट पिग को खाया जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत उसमें सर नहीं है। बहुत लोग तो अर्थवर्म भी खा जाता है। तो अर्थवर्म तो क्या है? खाने का तो आदमी का कुत्ता भी खा लेता है। अब चीन में कुत्ता खाता है, क्या करोगे? वहां उसका जूस पीता है, चमगादड़ खा लेता है, जो हम लोग कभी नहीं खा सकते। तो इंडिया के बाहर की बात मत करो, इंडिया के बाहर बहुत कुछ खाया जाता है, हर एक चीज खाया जाता है, ठीक है ना। वहाँ पे सांप है वगैरह। बोला जाता है कि चाइना का जो आर्मी है वो डॉग का सूप पीता है ताकि उसको एनर्जी मिले। तो अलग अलग चीज है। बट इंडिया के बाहर बात मत करो, इंडिया के अंदर बात करो कि जो चीज है, जो प्रेजेंट है। खाने का आदमी दुनिया में ऑक्टोपस तक खाते हैं, क्या करोगे? सर इंडिया में ऑक्टोपस खाया जाता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस इंडिया में खाया जाता है। इवन कि हावड़ा कोलकाता में मिलता है तुम्हारे, उसका इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। फ्रॉग भी खाता है, लेकिन फ्रॉग पे बैन कर दिया है, फ्रॉग को मारना इलीगल हो गया है। क्यों ऐसा? क्योंकि फ्रॉग जो है इंडिया में कम हो गया। तो ये था, ये रीजन है कि क्यों इम्प्रूव किया गया फूड को। समझ में आया? समझे? Yes, कोई sir. दिक्कत? चलो Yes, ठीक sir. है। तो अब समझ में आ गया क्यों फूड के रिसोर्सेस को इम्प्रूव किया गया। तो आज हम लोग ये समरी पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसका टेक्निक्स पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इम्प्रूव करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। ये कहानी था, ये टॉपिक का एक समरी था कि इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास सर ऑफलाइन क्लास नहीं होगा सर अब? देखो बाबू, ये चीज हम लोग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि सब जगह खुल रहा है। उत्तराखंड वगैरह तक में खोल दिया, बट यहाँ पर झारखंड का कोई न्यूज ही नहीं है, इसलिए कुछ नहीं बोल सकते। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि ऑफलाइन हो जाए, ज्यादा अच्छा रहे। बट अभी तक कोई न्यूज नहीं, इसलिए कुछ नहीं बोल सकते। हमको लग रहा था 15 जुलाई के बाद खुल जाएगा, बट कुछ रिजल्ट ही नहीं आया, कोई न्यूज ही नहीं आया, ठीक है। सो अब देखते हैं, जब तक चलेगा चलेगा, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, ठीक। Thank you. वेलकम। Thank you, sir.